फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कार्टोग्राफी प्रयोगात्मक भूगोल का टॉपिक, जिसका नाम है कोरोप्लेथ मेथड। ठीक है, कोरोप्लेथ मेथड क्या होता है और उसके किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो मैं सब आपको आज बताऊंगी। ठीक है, कोरोप्लेथ मेथड को बोलते हैं वर्णमात्री या छायाकरण विधि। वर्णमात्री या छायाकरण विधि। छायाकरण विधि क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें छाया और आभाओं के द्वारा मानचित्र बनाया जाता है और फिर मानचित्र में उन छायाओं की अलग अलग आभाएं दर्शाई जाती हैं, जिसके द्वारा हमें अलग अलग प्रदर्शनों को हम दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोरोप्लेथ, जो आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कोरोप्लेथ जो है वो कौन सी भाषा से लिया गया है। तो कोरोप्लेथ वर्ड जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसमें आपको ये भी पूछा जाता है कोरोस का मतलब क्या होता है। कोरोस का मतलब होता है एरिया या स्थान। ठीक है, और प्लैंथन का मतलब होता है मेजरमेंट या माप। ठीक है, तो कोरोप्लेथ, ठीक है, कोरोप्लेथ का मतलब क्या हुआ, अर्थ हुआ इसका क्षेत्र में माप या क्वांटिटी इन एरिया। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र को जब हमने मापा और मापने के बाद उनको अलग अलग आभाओं के द्वारा दर्शाया, तो उस विधि को हम बोलते हैं कोरोप्लेथ मेथड। ठीक है, वर्णमात्री विधि। ठीक है, अब इस विधि में क्या करते हैं और किस प्रकार से इस विधि का हम उपयोग करते हैं, उस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस विधि में तथ्यों की मात्रा दर्शाने के लिए विभिन्न आभाओं का प्रयोग प्रति इकाई क्षेत्र में वितरण की औसत मान की विभिन्नताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। ये इसकी परिभाषा भी है और इसको आप समझ भी सकते हैं कि क्या है कोरोप्लेथ मेथड, कि इस विधि का प्रयोग जो है अलग अलग मात्राओं को दर्शाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा इस विधि का उपयोग पॉपुलेशन डेंसिटी को, जनसंख्या के घनत्व को, जनसंख्या के वितरण को, एग्रीकल्चर को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी क्षेत्र का फॉर एग्जाम्पल ये मानचित्र है, फॉर एग्जाम्पल ये हिमाचल का मानचित्र है और हिमाचल में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग घनत्व जब पाया जाता है, उस घनत्व को हम अलग अलग आभाओं के द्वारा दर्शाएंगे, वो है ये विधि कोरोप्लेथ मेथड। ठीक है, तो प्रति इकाई क्षेत्र में वितरण की औसत मान की विभिन्नताओं को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दिस मेथड इज यूज्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण को दर्शाने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज पर यूनिट एरिया, एवरेज मेजर्स और परसेंटेज, एवरेज मेजर्स को दर्शाने के लिए और परसेंटेज को, प्रतिशत को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है इसका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को दर्शाने के लिए, मेल फीमेल रेशो जिसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो को दर्शाने के लिए, और परसेंटेज इन एग्रीकल्चर, कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है वो कृषि योग्य है, कितना प्रतिशत जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य भूमि है, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कल्टीवेटेड लैंड को दर्शाने के लिए जाता है, कितने क्षेत्र जो है वो जहाँ पर कृषि की जाती है, कृषि युक्त भूमि को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए कोरोप्लेथ मेथड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कोरोप्लेथ इज द मेजर टूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये हम लिख सकते हैं कि कोरोप्लेथ क्या है। कोरोप्लेथ एक मेजर टूल है, एक प्रमुख औजार है, किसको दर्शाने के लिए, वितरण मानचित्रों को दर्शाने के लिए और मुख्य रूप से पॉपुलेशन को दर्शाने के लिए, जनसंख्या को दर्शाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। अब इसका मेथड क्या है, किस प्रकार से हम मानचित्र के ऊपर कोरोप्लेथ मेथड का उपयोग करते हैं, तो वो क्या है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर हमने किसी राज्य का बनाना है तो उसके हम वितरण को, उसकी हम इकाइयों को दर्शाएंगे। अगर हमने डिस्ट्रिक्ट का बनाना है तो उसकी इकाइयों को दर्शाएंगे। तो सर्वप्रथम राज्यों आदि क्षेत्रीय इकाइयों के आंकड़ों को डिसेंडिंग ऑर्डर या अवरोही क्रम में हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, उसमें लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, आंकड़ों को वर्गों में बांट देते हैं, जैसे कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। ठीक है, अलग अलग हम आंकड़ों को, हम 100 से 200 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, 200 से 300, 300 से 400, अलग अलग आंकड़ों में हम लिखते हैं, जिससे मानचित्रों में छायाओं के परिवर्तन से घनत्व रेखाओं के बजाय क्षेत्रीय सीमा रेखाओं का बोध होता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय सीमाओं का मतलब कि जैसे कि यहाँ पर है हिमाचल की, इस क्षेत्र में हमने दिखाना है, तो क्षेत्रीय सीमाओं के आधार पर हम की अलग अलग इसको बांट देते हैं और इसको हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम भौगोलिक आंकड़ों का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और वर्गों की संख्या
निश्चित करके प्रत्येक वर्ग में एक जैसी छाया भर देते हैं। जैसे कि ये मानचित्र है तो इसको इसमें हमने फॉर एग्जांपल ये 4 हमने बना लिए, 100 से 200, ये 200 से 300, 300 से 400, ठीक है। तो एक क्षेत्र में हम 100 से 200 वालों को भरेंगे, जो जिसमें आएगा। एक क्षेत्र में हम 200 से 300 को भरेंगे, और एक में 300 से 400 को भरेंगे, और एक में मोर देन 400, ठीक है ना, मोर देन 400, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस विधि को प्रयोग में लाते हैं। अब इस विधि में क्या करते हैं हम, सबसे पहले जैसे ये सबसे कम है, अगर किसी क्षेत्र का वर्णन 100 से 200 है तो उस क्षेत्र में हम बिंदु या ऐसी कम आभाओं का उपयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर दूसरा क्षेत्र है तो उसमें इस प्रकार से हम लाइन लगा दी, ठीक है। तीसरे क्षेत्र में अगर जैसे कि 300 से 400 है तो ज्यादा घनत्व है अगर किसी क्षेत्र का, तो लाइनों को हम पास पास लाएंगे ताकि वहां पर क्या दर्शाई जाए, मतलब कि ज्यादा घनत्व दर्शाया जा सके, ठीक है। अगर 400 से ज्यादा है तो उस क्षेत्र में हम बिल्कुल ही क्या कर देंगे, उसको बिल्कुल फिल कर देंगे, बिल्कुल पूरा का पूरा भर देंगे। मतलब कि जहां पर अधिक घनत्व है वहां पर हम ज्यादा आभाओं को ज्यादा डार्क करेंगे, ठीक है, ज्यादा पास पास करेंगे। और जहां पर सबसे कम है, अगर 100 से लेस देन 100 है तो उस क्षेत्र को हम खाली छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हम एक ही नजर में किसी मानचित्र को देख करके पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या सबसे कम है, यहाँ पर उससे अधिक है, यहाँ उससे भी ज्यादा अधिक है, यहाँ उससे ज्यादा अधिक, और यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक है, ठीक है। तो इस प्रकार से आभाओं के द्वारा हम एक ही नजर में पता लगा सकते हैं कि किस किस क्षेत्र में कितना किसी इकाई का वितरण अधिक है और कहाँ पर सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। तो इसकी छायाकरण विधि में हम और क्या करते हैं कि मूल्यों के बढ़ने के साथ साथ छायाओं में भारीपन बढ़ना चाहिए। जैसे कि जैसे जैसे मूल्य बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे छायाओं का जो भारीपन है वो भी बढ़ते रहना चाहिए। जैसे कि कम घनत्व होगा तो हल्की छाया होनी चाहिए, और अधिक घनत्व होगा तो भारी छाया होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अभी बना करके दिखाया है, ठीक है। अब इसकी कुछ गुण और दोष क्या है, हर विधि के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। तो इसकी मेरिट्स क्या है, मेरिट सबसे पहले इसकी ये है कि ये एक सरलतम व तुलना वितरण उपयोगी है, ठीक है, बहुत इजी है और इसमें आसानी से तुलना की जा सकती है, ठीक है। दूसरा क्या है, रिलेटिव डाटा, जिसको हम बोलते हैं निरपेक्ष आंकड़ों का बेहतर ये प्रदर्शन करती है ये विधि। जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, सेक्स रेशो हो गया, इंक्रीज इन पॉपुलेशन होगी, इस प्रकार से इनका ये अच्छे से वितरण करती है। इसके अलावा और क्या करती है ये, सुटेबल फॉर एब्रप्ट चेंजेस, तीव्रगामी, मतलब एकदम, जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा अधिक है, यहाँ पर वितरण बहुत ज्यादा घना है, तीव्रगामी यहाँ से यहाँ पे एकदम कम है, तो जो तीव्रगामी इमीडिएटली जो चेंजेस होते हैं उनकी ये दिखाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, जैसे कि पॉपुलेशन का घनत्व, ठीक है। अब इसकी डीमेरिट्स क्या है, इसके दोष क्या है, तो दोष है नो प्लेस फॉर लोकल वेरिएशन। हाँ जी, इसमें कि हम सिर्फ क्या है, बाउंड्री वाइज जो राजनीतिक जो बाउंड्रीज है उनको ही दर्शाते हैं, लेकिन लोकल क्या वेरिएशंस हैं, ठीक है ना, लोकल आधार पर क्या वेरिएशन उसको हम इसमें दर्शा नहीं सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एब्रप्ट चेंजेस इन डेंसिटी वेयर एज इन नेचर चेंजेस आर स्लो, मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में जाना है तो इस क्षेत्र की जो बाउंड्री है वहां से, उसके अलावा जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो एकदम जनसंख्या का घनत्व जो है वो अधिक दर्शा दिया जाता है, जबकि जब हम वास्तविकता में जब हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो उसकी घनत्व में आहिस्ता आहिस्ता से ही बदलाव आता है। ऐसा नहीं होता कि इस बाउंड्री से जब हम इस बाउंड्री में आएंगे तो एकदम घनत्व जो है वो अधिक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घनत्व या किसी भी चेंजेस को लाने में या पूरा होने में कुछ वक्त लगता है। तो जब इसमें हम दिखाते हैं तो इसमें हम जैसे ही एक राजनीतिक बाउंड्री से दूसरी राजनीतिक बाउंड्री में पहुंचते हैं तो एकदम चेंज दर्शाया जाता है, ठीक है। इस कारण से ये उतनी ज्यादा उपयोगी नहीं है। इसके अलावा एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ क्लास इंटरवल्स शोन बाय सेम शेड्स विच इज मिसलीडिंग, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब कि 300 और यहाँ पर भी 300 के लिए हम सेम ही शेड दिखा रहे हैं, तो एक्सट्रीम में जब हम दिखाते हैं तो सेम ही चीज दिखा रहे हैं, जिसके कारण कि हमें घनत्व का पूरे अच्छे ढंग से पता नहीं लग पाता है। इसके अलावा और क्या इसके दोष है, अदर डिटेल्स नॉट विजिबल, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, नदी, झील, बर्फीले क्षेत्र, जंगल आदि, मतलब कि
और इसके अलावा और चीज़ों की डिटेल इसमें नहीं दर्शाई जाती है। जैसे कि बीच में कोई झील आ रही है, कोई रिवर आ रही है, कोई नदी है, कोई नाला है, कोई जंगल है, उस सब की डिटेल इस मानचित्र में नहीं दर्शाई जाती है। इस मानचित्र में केवल एक ही आंकड़े जो भी हमने दर्शाने हैं, जैसे कि पॉपुलेशन है या एग्रीकल्चर एरिया है या इरिगेटेड लैंड है, सिर्फ उसी को दर्शाया जाता है। इसके अलावा और जो कुछ हम दिखाना चाहें ज्योग्राफी के जो भी बाकी क्षेत्र हैं, उन सब की वेरिएशन इसमें नहीं दर्शाई जाती है। तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको पेपर में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप ये सब इसके बारे में लिख सकते हैं। मेरिट्स, डीमेरिट्स, क्या विधि है, किस प्रकार से दर्शाई जाती है, किस प्रकार से आप कोई भी मैप बना करके इसके बारे में एक सैंपल मैप बना करके वहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस विधि से और इस टॉपिक से काफ़ी मदद मिलेगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।